आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। पेश हैं सुर्खियां। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन पहुंचे मिस्र। गाजा में सीज फायर की सुबुगाहट तेज, इजराइल भी जाएंगे ब्लिंकन। लेबनान से जंग छिड़ने के डर के मद्देनजर इजराइल पर प्रेशर डालेगा अमेरिका। सीज फायर के लिए हमास पर भी डाला जाएगा दबाव। हमास का जवाब, मुगालते में मत रहो। मुश्किल में नेतन्याहू, बेनी गैंट्स समेत कई लीडर्स का सरकार से इस्तीफा, कहा हम नाकाम हो गए, जंग जीतना मुश्किल। सऊदी अरब से ऐतिहासिक डिफेंस डील को अमेरिका तैयार। क्या बाइडेन की शर्त मानेंगे प्रिंस सलमान? क्या इजराइल से दोस्ती के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा खो जाएगा? और रूस के मुमकिन हमलों से घबराया यूक्रेन, लड़ाकू जहाजों को बचाने के लिए जेलेंस्की ने बनाया अलग प्लान। पुतिन ने कहा नहीं बचोगे। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 10 जून 2024 है और आप देख रहे हैं हर रोज की तरह रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। लेकिन सबसे पहले बात गजा की। गजा में कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, उनकी क्या हालात हैं इनकी। गाजा पट्टी में जो गजा का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज इस बात की यकीन दहानी कराई कि 7 अक्टूबर से जो इजरायली हमले शुरू हुए उसके बाद से आज तक मारे गए फलस्तीनियों की तादाद 37,124 हो गई है, जिसमें से जख्मियों की तादाद 84,712 है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो गजा की है, उन्होंने अपनी डेली रिपोर्ट जो शेयर की है उसमें ये दर्ज किया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर ही इजराइल के हमलों में 40 लोग मारे गए, 814 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसमें यह भी कहा गया है कि कई मुतासरीन अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वो सड़कों पर भी फैले हुए हैं। हालांकि वहां तक एम्बुलेंस जा नहीं सकती, वहां पर सिविल डिफेंस के लोग जा नहीं सकते, क्योंकि रास्तों में इजराइल की फौज गोलीबारी कर रही है या फिर रास्ते उधेड़ दिए गए। तो ये सब जंग के असर हैं, लेकिन जंग को बंद करने की भी बात हो रही है। जल्दी गजा में सीज फायर हो सकता है और अमेरिका ने इसकी कोशिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों के मद्देनजर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन आज एक बहुत ही खास दौरे पर मिस्र पहुंचे। शाम को यह न्यूज भारत में आई। दरअसल लेबनान से इजराइल के साथ जंग छिड़ने के आसार के बीच अमेरिका गजा में सीज फायर करवाने के लिए हमास और इजराइल दोनों पर दबाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका इस बात को लेकर श्योर होना चाहता है कि जंग का दायरा लेबनान तक बिल्कुल ना फैले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को तो भारी नुकसान उठाना ही होगा, साथ ही एक रीजनल वॉर के छिड़ जाने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और ऐसे में अमेरिका ने इजराइल और अरब वर्ल्ड को लेकर साझेदारी और बिजनेस का जो प्लान बनाया है वो धूल में मिल जाएगा। अमेरिका को डर है कि सीरिया भी इस जंग में शामिल होगा और लेबनान के पीछे जो हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से लड़ता है और सीरिया के जो लड़ाके हैं, इन दोनों के पीछे खड़े होकर ईरान और रूस इजराइल को जबरदस्त चोट पहुंचा सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने काहिरा में आज मिस्र के सदर अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की और बाद में उनका इजराइल की विजिट का भी प्लान है, जहां वो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट से मुलाकात करेंगे। इन दोनों के खिलाफ ही वॉर क्राइम्स के तहत वारंट निकलने की भी बात सामने आई थी। मैंने कहा याद दिला दूं। सीज फायर की सरगर्मी को इस बात से समझ लीजिए कि ब्लिंकन के अलावा टॉप अमेरिकी डिप्लोमेट्स भी इस हफ्ते जॉर्डन और कतर की विजिट करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम विजिट 31 मई को अमेरिकी सदर जो बिडेन की तरफ से इजराइल की जानिब से पेश किए गए 3 फेज वाले जंगबंदी के मंसूबे को तैयार करने के बाद हो रही हैं। इसमें इजरायली होस्टेजेस और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, दोनों तरफ की अदला बदली और गाजा को दोबारा डेवलप करने की बात कही गई है। यहां यह याद रखना बेहद जरूरी है कि ब्लिंकन की यह विजिट इजरायली मंत्री बेनी गैंट्स की तरफ से कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इमरजेंसी गवर्नमेंट से इस्तीफे के ऐलान के बाद तय हुई है और वो फौरन मिस्र पहुंच भी गए। बहुत कुछ सियासी उठापटक चल रही है इजराइल में, उसकी भी बात आगे बताएंगे। विदेश विभाग जो है अमेरिका का, फॉरेन डिपार्टमेंट, उसके जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने भी इसको लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते इस विजिट के दौरान ब्लिंकन बाकी लीडर्स के साथ एक सीज फायर समझौते तक पहुंचने की जरूरत पर जोर देंगे, जो सभी होस्टेजेस की रिहाई को तय करेगा। साथ ही इस दौरान कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ने से रोकने की जरूरत पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी सिलसिले में कुछ और खबरें हैं। अमेरिका गाजा में सीज फायर करवाने के लिए आखिर
पिछले 2 दिन के अंदर इतनी फुर्ती से काम क्यों करने लगा है? क्या ये सवाल आपके जहन से भी टकरा रहा है? क्या आपके जहन के कोनों से टकरा कर कौंध रहा है? चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि हमास के कब्जे में 5 जिंदा अमेरिकी हॉस्टेज हैं और 3 मारे गए हैं। उन तीनों के अमेरिकी हॉस्टेज की बॉडीज को भी अमेरिका जिंदा हॉस्टेजेस के साथ हासिल करना चाहता है। प्रेशर अमेरिका में भी है। अब लेबनानी अखबार अल मायदीन की हेडलाइन पढ़िए। अंग्रेजी में जो लिखा है उसका मतलब यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी हॉस्टेजेस को रिहा करवाने के लिए हमास के साथ अपने समझौते पर गौर कर रहा है। अब आपको कहानी कुछ समझ में आई, कुछ हद तक तो आ गई होगी कि अमेरिका सीज फायर के लिए हाथ पैर क्यों मार रहा है। दरअसल इस मामले के जानकार ऑफिशियल्स को यह तो नहीं पता कि इसके बदले में हमास को क्या मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमास को अमेरिका के साथ एक तरफा समझौते पर सहमत होने का मौका मिल सकता है। हालांकि इससे अमेरिका और इजराइल के बीच आग में और घी डाले जाने के आसार हैं, या और घी डल जाने के आसार हैं। लेकिन फिर भी सारी बातों पर या अमेरिका की हर बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में बड़े प्लेयर कहते कुछ हैं, मकसद कुछ और होता है। खैर, इधर ब्लिंकन की इस विजिट पर हमास का भी बयान आया है, वो भी जरा सुन लीजिए। हमास का कहना है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन इजराइल के मुनाफे वाले सीज फायर प्रपोजल को मंजूर करवाने के लिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यानी हमास या बाकी इस्लामिक जिहाद इन तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर दबाव डालने में कामयाब नहीं होंगे। ये बात हमास ने कही। किसने कही? हमास की तरफ से लेबनान में हमास के लीडर हैं ओसामा हमदान। उन्होंने आज 10 जून को लेबनान के अल मनार टेलीविजन से बात की और उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर को इस क्षेत्र में, इस इलाके में विजिट के दौरान ये लगता है कि उनकी मौजूदगी से हमास पर कोई दबाव बढ़ सकता है, तो वो किसी मुगालते में है, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। ब्लिंकन उस प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए मिस्र, कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों, जॉर्डन और कतर का दौरा कर रहे हैं, जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन 31 मई को लेकर आए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस प्रपोजल के तहत इजरायली फौज गजा पट्टी के सारे नहीं बल्कि आबादी वाले इलाकों से हट जाएगी और हमास पकड़े गए इजरायली हॉस्टेजेस को आजाद कर देगा। ये शर्तें हैं दोनों तरफ के लिए। फिलहाल यहां तक की डील हमास को मंजूर नहीं। अब बात इजराइल के सियासी संकट की, जो इजराइल में सियासी तूफान आया उसकी। इजराइल के नेशनल यूनिटी के चेयरमैन बेनी गैंट्स ने 9 जून यानी कल रात इजरायली हुकूमत से अपनी पार्टी का सपोर्ट वापस खींचने का ऐलान किया। नेतन्याहू को बुरी तरह नाकाम हो चुका लीडर बताया। अब इजराइल में नए इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। नेतन्याहू को आवाम के प्रेशर में जल्दी गद्दी से हटाया जा सकता है, इसकी भी चर्चाएं। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो रहे हैं। बेनी गैंट्स ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया, कहा कि अब नेसेट में हम अलायंस जो गवर्नमेंट है उससे हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम साथ नहीं रहेंगे। गैंट्स ने जो कहा वो सुनिएगा, फिर नेतन्याहू की बात बताएंगे। गैंट्स ने कहा कि मैं कैदियों की फैमिली से माफी मांगता हूं, हम नाकाम रहे उन्हें आजाद करवाने में। गैंट्स ने कहा कि हम इजराइल के हितों के लिए, इजराइल के इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट करते हैं, नेतन्याहू के किसी भी निजी फायदे के लिए हम सपोर्ट नहीं करते। इजराइल इस जंग को जीत नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है, बेनी गैंट्स ने कहा। बेनी गैंट्स ने बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को सच्ची जीत यानी ट्रू विक्ट्री हासिल करने से रोकने का इल्जाम लगाया। यानी उनका कहना है कि नेतन्याहू ही वो शख्स है जो इस जंग को नतीजे तक पहुंचने नहीं दे रहे और इस वजह से इजरायली होस्टेजेस अभी तक हमास के कब्जे में है। अब गैंट्स के इस्तीफे के बाद जवाब में नेतन्याहू ने क्या कहा वो सुनिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग को छोड़ने का सही वक्त नहीं है, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, बल्कि ताकतों को एकजुट करने का है। यह कदम बिल्कुल वैसा है जैसा सिनवार, नसरल्ला और ईरान का मकसद था और बदकिस्मती से बेनी गैंट्स उनके अनुरोध को, उनकी अपील को पूरा कर रहे हैं। यानी नेतन्याहू को यहां भी अपनी गलती नजर नहीं आ रही, बल्कि वो बेनी गैंट्स को इजरायलियों का दुश्मन साबित करने की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। खैर, जो भी है, सियासी तूफान है। हालांकि अभी नहीं लग रहा कि नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। वहां किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती, खिचड़ी सरकार है। अब वहां पर फार राइट, जो राइट विंग लीडर हैं, कट्टरपंथी, उनका सपोर्ट और उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी नेतन्याहू के लिए। तो अब क्या होगा पता नहीं, क्या ज्यादा मारकाट करेंगे पता नहीं। बात अमेरिका और सऊदी अरब की।
अमेरिका और सऊदी ऑफिशियल्स ने कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरब के साथ एक डील को आखिरी जामा पहनाने के करीब जा पहुंचा है। ये डील सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म समझौते के हिस्से के शक्ल में लागू होने के लिए की जा रही है। इस डील के होते ही अमेरिका पर सऊदी अरब की सिक्योरिटी करने का जिम्मा आ जाएगा, यानी अमेरिका को ही सऊदी अरब को हर तरफ से नुकसान पहुंचने से बचाना होगा। हालांकि इस डिप्लोमेटिक कोशिश की कामयाबी दो चीजों पर टिकी है। एक तो इजराइल एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट बनने दे, जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है, जो उसका हक भी है क्योंकि वो जमीन उसी की है। और दूसरी, गजा में जंग को फौरन बंद कर दिया जाए। अमेरिका का जो मोटिव है वो इजरायली लीडर्स को सऊदी अरब के साथ नॉर्मल रिलेशंस कायम करने के लिए अपनी लंबे समय से जो मांग कर रहा है उसको पूरा करने का मौका देना है, जिससे अरब और मुस्लिम दुनिया में इजराइल की मकबूलियत, इजराइल को कबूल करने का एक चलन चल पड़े, एक दौर शुरू हो जाए। बदले में इजराइल को फिलिस्तीनियों के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन के जानिब कदम बढ़ाने पड़ेंगे और काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर हम हाल के दिनों में, वर्तमान में देखें, प्रेजेंट टाइम में, तो ज्यादातर इजरायली 2 स्टेट की मुखालफत करते हैं, अपोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फिर हम कहां बसेंगे, ये जमीनें तो कब्जाई हुई हैं, हक में इनके साथ चली जाएंगी, हमें तो पूरा कब्जाना है, हमें तो सेटलर्स लाना है। तो ये चक्कर है। अब बात रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के बीच यूक्रेन बड़े प्लान पर काम कर रहा है। यूक्रेन अपने दोस्तों से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट्स में से कुछ को विदेशी एयरबेस पर, दूसरे मुल्क के एयरबेस पर रख सकता है ताकि रूसी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। यूक्रेनी आर्मी के एक सीनियर ऑफिशियल ने 8-10 जून को यह जानकारी दी कि यह बड़ा कदम यूक्रेन उठाने के बारे में सोच रहा है। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे ने यूक्रेन को 60 से ज्यादा अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स मुहैया करवाने का वादा किया है ताकि उसे रूसी हमलों का मुकाबला करने में मदद दी जा सके। इस साल के आखिर में इन फाइटर जेट्स की जो सप्लाई है वो शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में यूक्रेनी पायलट इन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग भी दूसरी जगहों पर ले रहे हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के हेड ऑफ एविएशन सेरेई होलबसोव ने कहा है कि एक तयशुदा तादाद में जंगी हवाई जहाजों को यूक्रेन के बाहर मौजूद एयरबेस पर तैनात रखा जाएगा ताकि यहां उन्हें निशाना बनने से बचाया जा सके। हेड ऑफ एविएशन की तरफ से यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने रूस पर, दरअसल यूक्रेन ने फ्रंटियर चौकियों से लगभग 600 किलोमीटर दूर एयरफोर्स अड्डे के करीब खड़े रूस के एडवांस्ड फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है, ऐसी खबरें आई हैं। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर कोई भी नाटो का मेंबर मुल्क यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट्स अपने यहां रखता है तो मॉस्को वहां हमला करने पर गौर कर सकता है उस मुल्क में। यूक्रेन के जितने भी वेस्ट में दोस्त हैं वो यूक्रेन को फौरन मिलिट्री असिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूसी फौजियों ने अमेरिकी जो मिलिट्री एड है, हेल्प है, एड है, असिस्टेंस है, वो जो लंबे वक्त से यूक्रेन में नहीं पहुंच रही, उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन हाल के वक्त में अपने दूसरे बड़े शहर खार्किव के पास रूसी हमले रोकने के लिए बुरी तरीके से जूझ रहा है और रूस खार्किव में जबरदस्त हमले कर भी रहा है। तो दुनिया भर की खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि खबरों का ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, आप हमें सपोर्ट करें। आपको मुश्किलें पता हैं, फिलहाल और भी बहुत सी खबरें हम देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंडियन खबरें भी देंगे। जो हैपनिंग है वो सब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।